कुछ पुरुष अकेलेपन से टूट जाते हैं जबकि कुछ उससे गढ़े जाते हैं। 10 सालों से अर्जुन यादव पहाड़ों में अकेले रह रहे हैं, यह विश्वास करते हुए कि वह किसी भी महिला के प्यार के लायक नहीं है, क्योंकि वह बहुत खतरनाक है। नगरवासियों ने उन्हें एक राक्षस कहा जब एक खूनी झगड़े ने उन्हें शहर से भगा दिया। उन्होंने लोगों, खासकर महिलाओं, से दूरी बना ली और जंगल को अपना एकमात्र साथी बनाया। लेकिन एक वसंत की सुबह जब वह रसद लेने के लिए नीचे आया तो उसे चच में एक विवाह नीलामी दिखी। महिलाओं का विवाह उन पुरुषों से हो रहा था जिन्हें वे मुश्किल से जानती थी। अर्जुन का इरादा था कि वह इसे अनदेखा करके चला जाए, लेकिन तभी उसकी नज़र सुमन रानी पर पड़ी, जो अपने पिता के कर्ज चुकाने के लिए एक दोगुनी उम्र के बैंकर से विवाह करने को मजबूर थी। उसके अंदर कुछ जाग उठा, कुछ ऐसा जो 10 साल से सोया हुआ था। किसी के रोकने से पहले वह उस चर्च में घुस गया और घोषणा की, मैंने 10 सालों में कोई महिला नहीं देखी। कमरा शांत हो गया। फिर उसने सुमन को इस तरह चूमा जैसे उसकी जिंदगी उस पर निर्भर हो, और पादरी से कहा, हमें अभी शादी करवाओ। लेकिन क्या एक पहाड़ी आदमी जिसने कोमलता भूल दी है, उस महिला का दिल जीत सकता है जिसने भरोसा करना भूल दिया है? इस कहानी में डूबने से पहले हमें बताएं कि आप कहां से इसे पढ़ रहे हैं। और अगर यह कहानी आपके दिल को छूती है तो सुनिश्चित करें कि आपने सब्सक्राइब कर लिया है, क्योंकि कल मैं आपके लिए कुछ खास लेकर आऊंगा। सुबह की धुंध नीलगिरी पहाड़ी पर ऐसी चिपकी थी जैसे यादें जो मिटने से इनकार करती हों। अर्जुन यादव अपनी झोपड़ी के बरामदे पर खड़ा था, सूरज को पाइन के पेड़ों की छतरी के बीच से उगते देख रहा था, जो सुनहरी किरणों से जंगल के फर्श को सोने सी रोशनी से रंग रही थी। उसके हाथों में एक टिन का प्याला था, जिसमें कड़वी काली कॉफी थी, इतनी तेज कि मुर्दों को भी जगा दे। ये वही रस्म थी जो वह पिछले 10 साल, 3 महीने और 16 दिन से हर सुबह निभा रहा था। हालांकि वह गिनती नहीं कर रहा था। उसके कमरबंद पर लटकी पुरानी शिकारी चाकू की चमक सुबह की रोशनी में चमक रही थी। इसका चमड़े का हैंडल दशकों के उपयोग से चिकना हो गया था। उसके पिता ने उसे 16वें जन्मदिन पर यह चाकू दिया था और उसके दादा ने इसे युद्ध में इस्तेमाल किया था। अब यह सिर्फ एक और जीवित रहने का साधन था, जैसे वह कुल्हाड़ी जिससे वह लकड़ी काटता था, या वह राइफल जो भेड़ियों को दूर रखती थी। लेकिन कभी कभी जब हवा शांत होती और जंगल में सन्नाटा छा जाता, उसे अपने पिता की आवाज सुनाई देती, जो कहते थे कि एक पुरुष की तलवार उसकी आत्मा का विस्तार होती है। अर्जुन ने अपनी घनी दाढ़ी में हाथ फेरा जिसमें बेतरतीब और जंगली बाल उगे थे। वह एक विशालकाय पुरुष था, 6 फीट 4 इंच का, ठोस मांसपेशियों और कठोर हड्डियों से बना, जिसके कंधे इतने चौड़े थे कि वह एक पूर्ण वयस्क हिरन को पहाड़ से नीचे ला सकता था। उसके हाथ लकड़ी और धातु के साथ काम करने से घावों से भरे थे, जो उसने अपने अकेलेपन में जीवित रहने के लिए सब कुछ बनाया और ठीक किया था। निर्वासन से पहले भी नगरवासी उसे विशालकाय कहते थे, लेकिन अब वह इन पहाड़ों में एक भूत की तरह महसूस करता था। जो झगड़ा उसे यहाँ लाया था, वह अब किसी और जन्म की बात लगता था, हालांकि उसकी यादें अभी भी सर्दी की हवा की तरह तेज थीं। ये सब जमीन के लिए शुरू हुआ था, जैसा कि हमेशा होता है। राठौर परिवार अपनी रियासत को बढ़ाना चाहता था और उनकी नज़र उस घाटी पर थी जहां अर्जुन का परिवार 3 पीढ़ियों से रहता था। जब उसके पिता ने जमीन बेचने से इनकार किया, तो राठौरों ने अन्य तरीके अपनाए, खलिहानों को जलाया, मवेशियों को जहर दिया और आखिरकार एक ठंडी अक्टूबर की रात को वे उसके पिता के लिए मशाले और रस्सी लेकर आए। अर्जुन तब 28 साल का था। हाल ही में उसकी शादी एक प्यारी लड़की राधा से हुई थी, जो 3 कस्बों में सबसे अच्छी चेरी पाई बनाती थी। उसने सही रास्ता अपनाने की कोशिश की थी, शेरिफ के पास जाकर सबूत पेश करके यह विश्वास करते हुए कि न्याय होगा। लेकिन राठौरों के पास पैसा और प्रभाव था और शेरिफ को बहुत पहले खरीद लिया गया था। इसलिए जब वे दूसरी बार उसके पिता के लिए आए तो अर्जुन तैयार था। उसने अपनी दादाजी की राइफल और पिताजी के चाकू के साथ उन्हें संपत्ति की सीमा पर रोका और स्पष्ट शब्दों में कहा कि वे वापस जा सकते हैं या यादव की जमीन पर दफन हो सकते हैं। राठौरों ने गलत चुना। उस रात 3 लोग मरे, जिसमें बूढ़ा बलदेव राठौर भी शामिल था। अर्जुन उनके शवों के पास खड़ा था जब सुबह हुई। उसके हाथों पर खून और उसके जले हुए खलिहान से धुआं उठ रहा था। शेरिफ आधे कस्बे के साथ आया और अर्जुन ने उनकी आंखों में डर देखा। वह सम्मान नहीं जो उससे पहले मिलता था, बल्कि वह आतंक जो जंगली जानवरों और पागल लोगों के लिए होता है। तुम इस बार बहुत आगे बढ़ गए, यादव, शेरिफ ने कहा, उसका हाथ अपनी बंदूक पर रखते हुए। ठंडे खून में हत्या ये तुम्हें उनसे बेहतर नहीं बनाता। वे मेरी जमीन पर आए, अर्जुन ने जवाब दिया। उसकी आवाज स्थिर थी, भले ही उसके सीने में तूफान मच रहा था। उन्होंने मेरे परिवार को धमकी दी। एक पुरुष को अपने को बचाने का हक है।
लेकिन कस्बे ने पहले ही अपना फैसला सुना दिया था। राधा ने उसी हफ्ते उसे छोड़ दिया, उसके नाखूनों के नीचे खून और उसकी आंखों में खोखलापन देखने में असमर्थ। उसने अपनी चीजें तब पैक की जब वह मृतकों को दफना रहा था, और बिना कोई नोट छोड़े पूर्व की ओर स्टेज कोच से चली गई। संदेश स्पष्ट था, जिस पुरुष से उसने शादी की थी वह चला गया था, उसकी जगह कुछ और गहरा और खतरनाक आ गया था। बाकी कस्बे ने भी ऐसा ही किया। कोई उसे रसद नहीं बेचता था, कोई उसे काम पर नहीं रखता था, और बच्चे उसे देखकर सड़क पार कर लेते थे। 1 महीने के भीतर अर्जुन यादव एक भूत कथा बन गया, एक चेतावनी की कहानी कि अच्छे लोग बुरे कैसे हो जाते हैं। इसलिए उसने अपनी जिंदगी का बचा खुचा सामान एक गाड़ी में लादा और पहाड़ों की ओर चला गया, पुराने शिकारी रास्तों और हिरणों के पथों का पीछा करते हुए, जब तक कि उसे यह जगह नहीं मिली, पहाड़ी में बना एक प्राकृतिक गड्ढा, 3 तरफ से खड़ी चट्टानों से घिरा हुआ, और केवल एक संकरे रास्ते से पहुंचा जा सकता था, जिसे वह एक राइफल से बचा सकता था। यहाँ उसने अपनी झोपड़ी अपने हाथों से बनाए, लकड़ियों को काटकर और उन्हें उसी सावधानी से जोड़कर जैसा उसके दादाजी ने पारिवारिक घर बनाने में किया था। झोपड़ी ठोस और गर्म थी, मोटी दीवारों और एक पत्थर की चिमनी के साथ जो हर कोने में गर्मी पहुंचाती थी। उसने इसे टिकाऊ बनाया था, दक्षिण की ओर खिड़कियों के साथ जो सर्दियों का सूरज पकड़ती थी, और दो तरफ लपेटा हुआ बरामदा गर्मियों की उन शामों के लिए जब हवा बहुत भारी होती थी। ये शानदार नहीं थी, लेकिन ये घर था, पहला असली घर जो राधा के जाने के बाद उसे मिला था। साल मौसमों और जीवित रहने की लय में बीत गए। वसंत का मतलब था सर्दियों के नुकसान की जांच करना और छोटा बगीचा लगाना जो उसके शिकार को पूरक करता था। गर्मी में लकड़ी इकट्ठा करना और मांस संरक्षित करना था, लंबे दिन कठिन मेहनत के, जो उसे पीछे छूटी जिंदगी के बारे में सोचने के लिए बहुत थका देते थे। पतझड़ में फसल और सर्दियों की घेराबंदी की अंतिम तैयारी होती थी, जबकि सर्दी खुद धैर्य और सहनशक्ति का इम्तिहान थी। लंबे महीनों में जब बर्फ उसकी खिड़कियों से ऊंची हो जाती थी और दुनिया उसकी झोपड़ी के आकार तक सिकुड़ जाती थी, उसने सन्नाटे के साथ जीना सीख लिया था। पहले तो यह उसे पागल करने के करीब था, मानव आवाजों की अनुपस्थिति, हंसी और बातचीत, और उन छोटी छोटी आवाजों की कमी जो लोग एक जगह साझा करने पर करते हैं। उसने खुद से बात करना शुरू किया, फिर अपने मैदान में आने वाले जानवरों से, और आखिरकार पहाड़ से, हवा और पेड़ों के साथ लंबी बातचीत करता, जैसे कि वे जवाब देंगे। लेकिन धीरे धीरे सन्नाटा एक सांत्वना बन गया। इसका मतलब था सुरक्षा, एकांत, और बिना माफी या स्पष्टीकरण के वही होने की आजादी जो वह था। पहाड़ ने उसके हाथों पर खून या उसके किए फैसलों के लिए उसका न्याय नहीं किया। उसने उसे बस अपने परिदृश्य का हिस्सा मान लिया, एक और प्राणी जो जंगल में जीवित रहने की कोशिश कर रहा था। उसने लगभग खुद को समझा लिया था कि यह काफी था कि एक पुरुष अकेलेपन और आत्मनिर्भरता पर जी सकता है, कि उसे अपने निर्वासन में शांति मिल गई थी। लेकिन फिर रसद कम पड़ गई, और कॉफी सोने से ज्यादा कीमती हो गई, और उसे पता था कि उसे कस्बे जाना होगा, चाहे वह चाहे या न चाहे। 20 मील नीचे, नर्मदा नदी की घाटी में, जहां नदी स्वच्छ और ठंडी बहती थी, नदियापुर का कस्बा उस सुबह जाग रहा था जो इसके इतिहास की सबसे चर्चित सुबह बनने वाली थी। सुमन रानी अपनी बोर्डिंग हाउस के कमरे में टूटी हुई आईने के सामने खड़ी थी, अपनी परछाई को ऐसी आंखों से देख रही थी जिसमें डर से ज्यादा त्याग था। शादी का जोड़ा सफेद साटन का था, उम्र के साथ पीला पड़ गया था, और उसमें हल्की सी लवेंडर और कपूर की गंध थी। ये श्रीमती शर्मा बैंकर की पत्नी का था, जिसने इसे ईसाई दया के नाम पर उधार दिया था, लेकिन सुमन इसे उन महिलाओं की खास क्रूरता के रूप में पहचानती थी जिन्हें कभी असली कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा। जोड़ा कहीं ढीला था और कहीं तंग, एक निरंतर याद दिलाता था कि यह विवाह उसकी पसंद नहीं था और कभी नहीं होगा। उसने अपनी गले की चांदी की लटकन को छुआ, जो उसके पिता का आखिरी तोहफा था, इससे पहले कि बुखार ने उन्हें ले लिया। इसके अंदर उसकी माँ की एक छोटी सी तस्वीर थी, जो पिछले 15 सालों से मृत थी, और उसके छोटे भाई का एक बाल, जो केवल 3 दिन जिया था। यह उसके उस परिवार का सब कुछ था जिसे वह प्यार करती थी, और जल्द ही शायद ये भी उससे छीन लिया जाए। उसके पिता, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, एक अच्छे इंसान थे और भयानक व्यवसाय। उन्होंने गलत लोगों पर भरोसा किया, गलत उद्यमों में निवेश किया, और इतना कर्ज छोड़कर मरे जो वह 10 जन्मों में भी नहीं चुका सकते थे। कर्ज सुमन को मिला, जैसा कि हमेशा होता है, और इसके साथ बैंकर शर्मा की भुगतान की बढ़ती मांगे आईं। तुम एक सुंदर लड़की हो, उन्होंने पिछले हफ्ते उसे कहा, उनकी पीली आंखें उस पर इस तरह ठहरी कि उसकी त्वचा सिहर गई। पैसे की चिंता करने के लिए बहुत सुंदर। खातों को निपटाने के और भी तरीके हैं।
प्रस्ताव, अगर इसे प्रस्ताव कहा जा सकता है, सुबह की डाक के साथ आया। बैंकर की सावधानीपूर्वक लिखावट में एक औपचारिक पत्र, जिसमें कर्ज माफ करने के बदले में उसका हाथ मांगा गया था। वह 53 साल का था, 2 बार विधुर, और उसकी व्यावसायिक प्रथाओं की प्रतिष्ठा आपराधिक सीमाओं पर थी। लेकिन वह नदियापुर का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी था, और जब मनोज शर्मा कुछ चाहता था तो वह आमतौर पर उसे मिल जाता था। विवाह नीलामी उसका विचार था, एक सार्वजनिक तमाशा जिसे सुमन की अपमान को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया था। ईसाई दया के बहाने उसने घोषणा की कि वह समुदाय की अविवाहित महिलाओं को उपयुक्त पति ढूंढने में मदद करने के लिए एक सामाजिक आयोजन कर रहा था। हकीकत इससे कहीं ज्यादा क्रूर थी। यह उसकी शक्ति को प्रदर्शित करने और यह सुनिश्चित करने का तरीका था कि कस्बे में हर कोई समझे कि किसका मालिक कौन है। सुमन ने दूसरा रास्ता खोजने की कोशिश की थी। उसने कस्बे के हर व्यवसाय से बात की, काम या कर्ज के लिए गुहार लगाए। लेकिन मनोज शर्मा का प्रभाव नदियापुर के हर कोने तक फैला था। कोई भी एक कर्जदार की बेटी को काम पर नहीं रखता था, न जब यह उस व्यक्ति को नाराज कर सकता था जो उनके अपने बंधक और व्यावसायिक कर्ज रखता था। इसलिए वह यहाँ खड़ी थी, एक उधार के जोड़े में उस पुरुष से शादी करने की तैयारी कर रही थी जिससे वह नफरत करती थी, सब अपने पिता की गलतियों को चुकाने के लिए। विडंबना उससे छिपी नहीं थी। उसके पिता हमेशा कहते थे कि एक महिला को अपनी जिंदगी का रास्ता खुद चुनना चाहिए, कि वह इतनी समझदार और मजबूत थी कि कोई भी पुरुष उसके लिए फैसले न करे। फिर भी वह यहाँ थी, नाम के सिवा हर चीज में संपत्ति बनने वाली थी। उसकी खिड़की के बाहर चर्च की घंटी बज रही थी, विश्वासियों को उस समारोह को देखने के लिए बुला रही थी जिसे बैंकर शर्मा उत्सव कहता था। लेकिन सुमन जानती थी कि यह वास्तव में एक अंतिम संस्कार था, उसकी आशाओं, उसके सपनों और खुशी की किसी भी संभावना का अंतिम संस्कार। उसने अपनी आंखें बंद की और जो भी भगवान सुन रहा हो, उससे प्रार्थना की, बचाव के लिए नहीं। उसने हफ्तों पहले उसकी उम्मीद छोड़ दी थी, बल्कि ताकत के लिए। ताकत जो आने वाले को सहने के लिए, जो भी बाद में आए उसे जीवित रहने के लिए, और यह याद रखने के लिए कि वह कौन थी, भले ही बाकी सब भूल जाएं। उसके दरवाजे पर दस्तक बहुत जल्दी आए, और श्रीमती शर्मा की आवाज पतली लकड़ी के माध्यम से आए। चलने का समय हो गया, प्रिय। बैंकर को इंतजार नहीं करवाना चाहती। सुमन ने आईने में आखिरी बार देखा, अपने कंधों को सीधा किया और अपनी भविष्य का सामना करने के लिए दरवाजा खोला। उसे नहीं पता था कि 20 मील दूर एक पहाड़ी आदमी अपने दादाजी का चाकू बांध रहा था और 10 साल में पहली बार अपने निर्वासन से नीचे आने की तैयारी कर रहा था। कुछ सुबहें सब कुछ बदल देती हैं, हालांकि हम शायद ही उन्हें तब तक देख पाते हैं जब तक बहुत देर न हो जाए। नदियापुर का चर्च कभी भी सप्ताह के दिन की सुबह इतने सारे लोगों को नहीं समेट पाया था। हर बेंच कस्बे के लोगों से भरी थी जो बैंकर शर्मा के तथाकथित वैवाहिक सामाजिक समारोह को देखने आए थे। लेकिन हर कोई जानता था कि यह वास्तव में समुदाय के सबसे कमजोर सदस्यों पर अपनी शक्ति प्रदर्शित करने का तमाशा था। अर्जुन ने चर्च के पीछे की भीड़ को धक्का देकर रास्ता बनाया, उसका विशालकाय कद आश्चर्यजनक नजरें और फुसफुसाहटें बटोर रहा था। उसका इरादा था कि वह जल्दी से अपना काम निपटाए, अपने खाल के बदले कॉफी और गोला बारूद ले, और फिर किसी को ये याद करने का मौका दिए बिना पहाड़ों में वापस गायब हो जाए कि वे उससे क्यों डरते थे। लेकिन भीड़ ने उसका ध्यान खींचा, और अब वह खुद को ऐसी चीज के बीच में पाया जिसने उसका पेट मरोड़ दिया। चर्च के सामने 3 महिलाएं खड़ी थीं, प्रत्येक सफेद जोड़े में, और ऐसा लग रहा था जैसे वे शादी से ज्यादा फांसी का सामना कर रही हों। सबसे छोटी 16 साल से ज्यादा नहीं थी, आंसुओं से भरे चेहरे के साथ अपनी माँ का हाथ पकड़े हुए। दूसरी एक विधवा थी, खोखली आंखों और खुरदरे हाथों के साथ, जो भयंकर गरीबी की कहानी कहते थे। और फिर थी सुमन। चर्च के पीछे से भी अर्जुन उसकी मुद्रा में विद्रोह देख सकता था, कंधे सीधे, थोड़ी ऊंची, आंखें भीड़ से परे किसी बिंदु पर टिकी, जैसे वह खुद को कहीं और होने की इच्छा कर रही हो। उसके काले बाल एक जटिल शैली में बंधे थे जो उसे शोभा नहीं दे रहे थे, और शादी का जोड़ा उसकी पतली काया पर एक ऐसे परिधान की तरह लटक रहा था जिसे उसे जबरदस्ती पहनाया गया था। लेकिन उसकी नजर उसके हाथों पर गई। वे इतनी हल्के से कांप रहे थे कि केवल वही इसे नोटिस कर सकता था जो डर को समझता हो। बैंकर शर्मा वेदी पर एक मकड़ी की तरह खड़ा था, जो अपने जाल के केंद्र में था, एक पतला पुरुष जिसकी पीली त्वचा और गणनात्मक आंखें हर चीज की कीमत का हिसाब लगाती थीं। उसने अपनी सबसे अच्छी सूट पहनी थी और एक ऐसी मुस्कान जो उसकी आंखों तक नहीं पहुंचती थी। वह समुदाय के लिए एक दानदाता की भूमिका निभा रहा था, जबकि वह वास्तव में एक सार्वजनिक अपमान का आयोजन कर रहा था। देवियों और सज्जनों, शर्मा ने घोषणा की, उसकी आवाज भरे हुए चच में स्पष्ट रूप से गूंज रही थी।
हम आज यहाँ ईसाई दया की भावना में एकत्र हुए हैं ताकि इन प्यारी महिलाओं को हमारे समुदाय के सबसे अच्छे पुरुषों में उपयुक्त पति